नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि खाना बनाने के दौरान अगर हम छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो हमें उस खाने के पूरे पोषक तत्व मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम खाना बनाते समय कई गलतियां अनजाने में ही करते हैं। आप खाने को किस तापमान पर कितनी देर तक पकाते हैं, खाने का कॉम्बिनेशन बेमेल तो नहीं है, इन सारी बातों से आपकी कुकिंग प्रभावित होती है। देखिए तो भोजन बनाना भी किसी प्रयोग से कम नहीं है, जिसमें समय समय पर विज्ञान वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है। कम स्मोक पॉइंट वाले तेल में कचौड़ी तलना, सलाद में रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना, यह बेमेल कॉम्बिनेशन नहीं तो क्या है। खाना बनाने और खाद्य पदार्थों के रख रखाव संबंधी कुछ ऐसी ही गलतियां आप भी जाने अनजाने में करते होंगे। किचन की ये गलतियां कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक भी होती हैं। किचन से जुड़ी ऐसी ही कुछ गलतियों पर आज की इस वीडियो में हम नजर डालेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, तलने के लिए कोई भी तेल का इस्तेमाल। दोस्तों, हर तेल का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। यह वह तापमान है जिससे अधिक गर्म होने पर तेल से नुकसानदेह तत्व निकलने शुरू हो जाते हैं। और यह सच है कि अधिकतर इंडियन रेसिपी की शुरुआत कढ़ाई में तेल गर्म करने से होती है। कई बार तेल इतना अधिक गर्म कर लेते हैं कि तेल से धुआं निकलने लगता है, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कुकिंग ऑयल का स्वाद धुआं निकलने तक गर्म करने से खराब हो जाता है। उसमें मौजूद फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाते हैं और हानिकारक तत्व निकलते हैं। ऐसे में आपके लिए हर तेल का स्मोकिंग पॉइंट जानना जरूरी है। जैसे मूंगफली और सूरजमुखी का तेल का स्मोकिंग पॉइंट 225 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी तरह सोयाबीन ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 257 डिग्री सेल्सियस होता है। जैतून के तेल का 190 डिग्री सेल्सियस, मक्के के तेल का 230 डिग्री सेल्सियस, नारियल के तेल का 177 डिग्री सेल्सियस, राइस ब्राइन ऑयल का 250 डिग्री सेल्सियस, मक्खन का 150 डिग्री सेल्सियस, सरसों के तेल का 254 डिग्री सेल्सियस, तिल के तेल का 190 डिग्री सेल्सियस और घी का 252 डिग्री सेल्सियस स्मोकिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कौन से तेल का इस्तेमाल कौन से खाने के साथ करना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि सब्जी बनाने में तेल बहुत अधिक देर तक गर्म नहीं होता, बल्कि इसे गुनगुना होने तक गर्म करें। सब्जी बनाने में कम स्मोक पॉइंट वाला तेल इस्तेमाल करें। तलने या पराठे आदि बनाने के लिए अधिक स्मोक पॉइंट वाला तेल सही रहता है। सलाद के लिए ऑलिव यानी जैतून का तेल अच्छा रहता है। रिफाइंड ऑयल प्रोसेस किए हुए होते हैं, ऐसा करके उनका स्मोकिंग पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। जैसे मूंगफली, सरसों, राइस ब्राइन, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल अधिक स्मोक पॉइंट वाले तेल हैं। घी का स्मोक पॉइंट भी अधिक होता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल तलने या पराठे बनाने के काम में लिया जा सकता है। लेकिन जिस तेल का स्मोक पॉइंट कम हो, उस तेल को तलने आदि के काम में नहीं लेना चाहिए। जैसे जैतून के तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल और बटर। इनका स्मोक पॉइंट कम होता है, इसीलिए इन्हें तलने में काम नहीं लेना चाहिए। एक बात और याद रखें कि आप तेल को जितनी बार और जितनी ज्यादा देर तक गर्म करते रहेंगे, उसमें फैटी एसिड की मात्रा बढ़ती चली जाती है और उसका स्मोक पॉइंट कम हो जाता है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑलिव ऑयल में क्या पका रहे हैं, क्योंकि भारतीय किचन में अब लोग ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल में भी लोग गलतियां करते हैं। उनको नहीं मालूम कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसका मतलब अगर इसे धीमी आंच पर भी पकाया गया तो यह जल सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ सलाद की टॉपिंग और ब्रेड में करें। वर्जिन ऑलिव ऑयल भी अनरिफाइंड होता है। इस तेल को सब्जियों को पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई के लिए यह ठीक नहीं है। बाजार में रिफाइंड ऑलिव ऑयल भी है, हालांकि एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन ऑलिव ऑयल की तुलना में इनमें विटामिन, मिनरल्स वगैरह थोड़ा कम होता है। वैसे यह तेल कुकिंग के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 2, किसी भी बर्तन का इस्तेमाल। दोस्तों, किचन में बर्तनों के इस्तेमाल को लेकर भी काफी लोग लापरवाह होते हैं।
जैसे तेज आंच पर नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल। इस बात से अनजान रहते हैं कि तेज आंच पर नॉनस्टिक बर्तन की लाइनिंग से धुएं के रूप में PFC नाम का रसायन निकलता है जो लीवर को प्रभावित करता है। इसीलिए नॉनस्टिक पैन खरीदें तो यह जानने की जरूर कोशिश करें कि इसे किस तापक्रम तक गर्म कर सकते हैं। इसे खूब तेज आंच पर न रखें। इसमें खाना बनाते समय लकड़ी की चम्मच या हीट सेफ रबड़ के चमचों का प्रयोग करें, क्योंकि नॉनस्टिक पैन में एक विशेष प्रकार की कोटिंग होती है जो मेटल के चम्मचों से खुरच जाती है और PFC खाने के साथ पेट में चला जाता है। अक्सर हम लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करने के बाद साबुन और पानी से धो लेते हैं। क्या आपको पता है कि इससे आपकी कढ़ाई खराब होती है? नॉनस्टिक पैन की भांति लोहे की कढ़ाई की भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। खाना बनाने के तुरंत बाद ही इसे लिक्विड सोप से धोएं और गर्म पानी से धोकर पेपर टॉवल या साफ कपड़े से पोंछकर रखें। साबुन से धोने की बजाय आप इसे साधारण नमक से भी धो सकते हैं। इससे न सिर्फ गंदगी हटेगी बल्कि चिकनाई भी खत्म होती है। नंबर 3, मीट को कभी भी फ्रिज में न रखें। दोस्तों, कच्चे मीट को कुछ लोग फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और पकाने से कुछ देर पहले फ्रिज से निकालते हैं। इस स्थिति में जब आप मीट को पकाते हैं तो मीट का कुछ हिस्सा आधा पका सा रह जाता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मीट को बनाने से आधे घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल लें। इसके अलावा दोस्तों, मछलियों को भी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। इससे स्वाद में काफी बदलाव आ जाता है। यही नहीं, बासी मछलियां सेहत के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। इससे पेट में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। मछलियों के टुकड़ों को बनाने से पहले 3 या 4 बार पानी से रगड़कर धोएं। पानी में हल्दी और नमक भी मिला सकते हैं। इस पानी से मछली के टुकड़ों को रगड़कर धोएं, क्योंकि नमक और हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व मछली के अंदर के बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। कुछ लोग आटे से भी मछली को साफ करते हैं। यह तरीका भी सही है। इससे मछली से आने वाली बदबू खत्म हो जाती है। नंबर 4, बर्तन भरकर खाना बनाना। दोस्तों, कुकिंग में धैर्य का होना बेहद जरूरी है। समय बचाने के लिए अगर आप पूरा बर्तन भरकर खाना पकाते हैं तो कभी कभी यह खाने की सूरत खराब होने की वजह भी बन सकता है और संभव है कि इसमें समय भी कुछ ज्यादा लगे। अगर आप सब्जियों को भून रही हैं तो पैन पूरा भर देने से सब्जियों में क्रंची टेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि ये भाप में पकी हुई लगेंगी और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके खाने का स्वाद खराब हो। नंबर 5, पत्तेदार सब्जी को ढककर पकाना। दोस्तों, पत्तेदार सब्जियों को हमेशा ढककर नहीं पकाना चाहिए। इससे सब्जियां काली पड़ जाती हैं। इसीलिए पालक आदि को बिना ढके ही पकाएं। नंबर 6, सही तापमान पर पकाएं। दोस्तों, आप खाना बनाते हैं और बनाते रह जाते हैं, लेकिन आपको पता है पकाने के विज्ञान में हर खाद्य पदार्थ के लिए एक खास तापमान का विधान है। व्यंजनों को तैयार करते समय सही तापक्रम एवं समय का विशेष ध्यान रखें। कम तापक्रम पर पकाने से व्यंजन देर से तैयार होते हैं लेकिन स्वादिष्ट होते हैं। पोषक तत्वों के नष्ट होने के डर से भोजन को कच्चा ही न रहने दें, क्योंकि कुछ सब्जियों में मौजूद बैक्टीरिया उन्हें अच्छी तरह पकाने से ही नष्ट होते हैं। सब्जियों में तड़का लगाते समय भी अक्सर कुछ महिलाएं गलतियां करती हैं। तड़के की चीजों को ज्यादा जलाने की बजाय हल्का ब्राउन भूनें, ताकि उससे सेहत को फायदा हो। नंबर 7, सब्जी काटने का गलत तरीका। दोस्तों, कुछ लोग सब्जियों को काटने के बाद पानी से धोते हैं। ऐसा करने से सब्जियों के पोषक तत्व एवं विटामिन पानी में चले जाते हैं। सही तरीका यह है कि आप इसे काटने से पहले ही अच्छी तरह से धो लें, फिर काटें। फलों के साथ भी ऐसा ही करें। कुछ सब्जियां जैसे अरबी, कटहल, बैंगन एवं गवार की फली इत्यादि खाने के बाद गैस बनाती हैं। ऐसी सब्जियों को छोटा छोटा काटकर पानी में आधा उबालकर पानी से छान लें। इसके बाद हींग एवं जीरे का तड़का लगाकर बनाएं। सब्जियों को बनाते समय तड़का लगाने के बाद नमक कुछ समय पश्चात डालें और फिर पकाएं। इससे सब्जियां टूटेंगी नहीं। सब्जियों को समान आकार में काटें। अलग अलग और बड़े आकार में कटी सब्जियों को पकने में समय लगेगा और उनके पोषक तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। नंबर 8, भोजन में पानी की मात्रा। दोस्तों, कई लोग छोले या राजमा को उबालते समय उसमें ज्यादा नमक डालते हैं,
फिर बाद में उसका एक्स्ट्रा पानी फेंक देते हैं, जो गलत है। इस पानी में कई पोषक तत्व होते हैं जो व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी व्यंजन को पकाते समय उसमें केवल उतना ही पानी डालें जितना उसे पकने के लिए जरूरी हो। नंबर 9, दही जमाने का सही तरीका। दोस्तों, अक्सर हम स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों में दही जमाते हैं। इससे कम समय में ही दही खट्टा हो जाता है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो दही जमाने के लिए कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। मिट्टी के बर्तन भी बढ़िया हो सकते हैं। किसी भी चीज का रायता बनाएं, मगर उसमें नमक बनाते समय नहीं मिलाएं, क्योंकि नमक दही के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है और स्वाद अच्छा नहीं रहता। यानी रायते में नमक परोसते समय ही मिलाएं, स्वाद अच्छा बना रहता है। नंबर 10, बेमेल सब्जियों को साथ पकाना। दोस्तों, सब्जियों को कढ़ाई में उन्हें पकने में लगने वाले समय के हिसाब से डालें, न कि एक साथ। जैसे गाजर को पकने में शिमला मिर्च से अधिक समय लगता है, इसीलिए पैन में पहले गाजर डालें। ब्रोकली और फूल गोभी को पकने में एक तरह का समय नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग इन्हें एक साथ पकने के लिए डाल देते हैं। इसी तरह अगर आप अधिक देर से पकने वाली चीजों को जल्दी पकने वाली सब्जियों के साथ कुकर में पकाएंगे तो उनके पोषक तत्व नष्ट तो होंगे ही। आइए दोस्तों, अब एक बोनस पॉइंट जान लेते हैं, अन्य गलतियां। दोस्तों, खाना बनाते समय हम बहुत सी गलतियां अनजाने में करते हैं। जैसे कुछ महिलाओं का मानना है कि मैदा, आटा या बेसन को जितनी देर तक घोलेंगे, पकौड़ियाँ या अन्य बेकिंग डिश उतना ही बेहतरीन बनेगी। मगर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से आटे में ग्लूटोन बनता है, जो आपके पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में व्यंजन बनाने से आधा घंटा पहले घोल मिक्स करके छोड़ दें। इस दौरान घोल अपने आप फूल जाएगा और ग्लूटन भी नहीं बनेगा। इसके अलावा किसी खास डिश में टमाटर पहले डाला जाता है तो किसी में आखिर में। अगर आप इस नियम को नहीं मानेंगे तो इसका असर स्वाद पर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि चाकू या छुरी की धार को आप सही रखना चाहते हैं तो चाकू को सिंक में डालने की गलती न करें। सब्जी काटने के बाद चाकू को किसी कपड़े से पोंछकर उसे निर्धारित जगह पर रख दें। पुराना होता चाकू धीरे धीरे अपनी धार खो देता है। ऐसे में चाकू एवं पिलर पर नमक लगाकर रगड़ें, इससे धार बनी रहती है। तो अंत में दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि आपको खाना पकाते समय इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिससे आपको खाने का पूरा न्यूट्रिशन मिले। पोषक तत्वों से भरपूर डाइट आपको बीमारियों से बचाता है और इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।